कि टाइम एंड टेंस, ज़्यादातर लोगों का ये मिसकंसेप्शन है, एक मिथ होता है कि टेंस का मतलब टाइम होता है, जो कि नहीं होता है। टेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है, टाइम एक अलग चीज़ है। टाइम आपको मालूम है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके अलावा कोई और टाइम हो ही नहीं सकता। अगर आप नियर फ्यूचर, नियर पास्ट ऐसा कंसीडर भी करें तो वो है दरअसल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ही। बात समझ रहे हैं? और टेंस दरअसल क्या है, तो टेंस का मतलब होता है एक्शन। टेक्निकल टर्म्स में कहें तो वर्ब फॉर्म्स, और आसान शब्दों में कहें तो टेंस का मतलब काम। टेंस मीन्स काम, एक्शन, ठीक है। और टेंस का मतलब होता है एक्शन, और एक्शन को इंग्लिश में हम वर्ब से डिनोट करते हैं। और ये हम जानते हैं कि वर्ब इज ऑफ 3 टाइप्स, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। बट यहां पे हम लोग वर्ब मतलब एक्शन वर्ब की बात करेंगे। क्लियर है? तो टेंस मीन्स एक्शन वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजेशन नहीं, क्योंकि पूरे टेंस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्शन की ही बात करेंगे। तो यहां दोबारा समझे, टाइम समझ गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस मीन्स एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब को इंग्लिश में हम लोग इस वर्ब से डिनोट करते हैं, इस वर्ब से एक्सप्रेस करते हैं। और ये है एक बेस फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब, और इसके ये इतने सारे डिराइव्ड फॉर्म्स हैं। तो सही मायने में ये हुआ पूरा टाइम एंड टेंस का स्टडी कि किस समय कौन सा काम हो रहा है, हो चुका है, होता है या होगा, या कब से हो रहा है ना। यही पूरा ओवरऑल स्टडी है टाइम एंड टेंस का। बिना टाइम को रिलेट के हुए टेंस नहीं पढ़ सकते। क्लियर? अब यहां देखिए, टेंस का मतलब एक्शन होता है, जैसे मैंने बताया। तो दुनिया का कोई भी काम मेजरली 2 स्टेट में होता है। उसका स्टेट जो होता है, कोई भी काम जब हो रहा है या होता है तो उसका फेज जो उसका स्टेट है, उसका अवस्था के बेसिस पे 2 ही स्टेट होता है। या तो कोई काम हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस मोड में है, या फिर वो काम हो चुका है। सिंपल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी ये काम चल रहा है। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा लिया हूँ, तो ये काम कंप्लीशन मोड में आ गया फिर। ठीक है? वे लोग जा रहे हैं, काम हो रहा है, वे लोग जा चुके हैं। क्लियर? वो कैट का प्रिपरेशन कर रही है, तो ये काम हो रहा है, वो प्रिपरेशन कर चुकी है, तो ये काम हो चुका है। अगेन एम्फेसाइज करूं कि पूरे जितना भी तरह का एक्शन होता है, काम मेजरली 2 स्टेट में होता है। या तो वो काम कंप्लीट स्टेट में होगा या इनकम्प्लीट स्टेट में होगा। तो अगर कोई काम कंप्लीट स्टेट में है तो जाहिर है कि मैंने बताया कि एक्शन को इससे डिनोट करेंगे। तो इसमें कौन सा ऐसा फॉर्म है जो कंप्लीशन को एक्सप्रेस करता है? V3 एक ऐसा वर्ब का फॉर्म है जो कंप्लीशन स्टेट को एक्सप्रेस करेगा। तो अगेन जब काम कंप्लीट होगा, या इसको टेक्निकली इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफेक्ट, तो उसको हम लोग V3 से एक्सप्रेस करेंगे, चाहे टाइम प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। दूसरी तरफ काम अगर इनकम्प्लीट है, आसान शब्दों में इनकम्प्लीट, ग्रामेटिकल टर्म्स में उसको कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव स्टेट कह सकते हैं, या इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। इम्परफेक्ट है मतलब काम चल रहा है, प्रोग्रेसिव स्टेट में, कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है। समझ गए? तो जहां काम इनकम्प्लीट है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है जो इनकम्प्लीट स्टेट को एक्सप्रेस कर सकता है? एंड दैट इज V4। अब अगेन चाहे टाइम प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, V4 को एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? आप याद करो, वर्ब का डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको ये बहुत डिटेल में ये समझाया गया कि वर्ब के इतने सारे फॉर्म्स है ज़रूर, लेकिन इसमें V2 और V5 ऐसे वर्ब के फॉर्म्स है जिसका इस्तेमाल लिमिटेड होता है। मतलब ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में और ये प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, उसके अलावा इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत V5 का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, जैसे बोलते हैं हियर कम्स द ट्रेन। क्लियर? इस तरीके के सेंटेंसेस में, लेकिन बहुत लिमिटेड इस्तेमाल है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये है कि इनके पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। वहीं इसके विपरीत जो V3 और V4 है, इसका इस्तेमाल मल्टीपल है। ठीक है? और यहाँ पे देखिए टोटल 5 फॉर्म्स में 2 तो उसका इस्तेमाल लिमिटेड है, लेकिन ये V1, V3, V4 इन तीनों का इस्तेमाल जो है ये मल्टीपल इस्तेमाल है। दूसरी चीज़ कि इनके पहले हेल्पिंग वर्ब लगना ज़रूरी है।
V3 और V4 के पहले तो मैंडेटरी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और V1 के पहले लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो अगर ओवरऑल एक लार्जर स्केल में देखें तो V2 और V5 ऐसा एक्शन वर्ब होता है जिसके पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, लेकिन किसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है? V1, V3 और V4 के पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब यहाँ जैसे दर्शाया गया है, जैसे एक्सप्रेस किया गया है, टेंस मतलब एक्शन, और एक्शन का दो स्टेट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। कंप्लीट है तो V3 से एक्सप्रेस करेंगे, इनकम्प्लीट है तो V4 से एक्सप्रेस करेंगे, और इन दोनों का अपना अपना प्रिंसिपल है। पहले भी बताया गया आपको कि V4 या V3 एक ऐसा वर्ब है जिसको अपने पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, और कैसा हेल्पिंग वर्ब? हैव फैमिली का हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम लोग हैव फैमिली का कौन सा हेल्पिंग वर्ब रखेंगे? हैज या हैव। तो हैज या हैव क्यों रखा गया? क्योंकि ये प्रेजेंट में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हैव फैमिली का पास्ट फॉर्म यहाँ यूज करेंगे, और हैव फैमिली का मतलब किसी भी वर्ब का फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है। इसको आगे समझते हैं। ठीक उसी तरीके से V4, तो V4 क्या है? V4 के पहले भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कैसा हेल्पिंग वर्ब चाहिए? बी फैमिली का। तो यहाँ बी का प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे, इज, एम, आर, और यहाँ पे क्या यूज कर देंगे? वॉज या वर को यूज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, तो दो स्टेट तो खैर समझ में आया, लेकिन एक और कुछ स्टेट होता है। अब यहाँ एक लाइन में समझाऊंगा। देखिए, एक ऐसा स्टेट होता है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये काम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। जैसे मैं बोलूँ वो क्लास में फ़ोन चलाती है, तो आप अब बताओ ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। वो क्लास को डिस्टर्ब करता है, वो लेट से आती है, सूरज पश्चिम में डूबता है। बात समझ रहे हैं? वो पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं जाती है। तो ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जिसको आप डिफाइन करना मुश्किल होता है कि वो कंप्लीट स्टेट में है या इनकम्प्लीट स्टेट में है, और उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे V1 से। जैसे मैंने बताया ना, इनके मल्टीपल इस्तेमाल है, V1, V3 और V4 के। देखिए, प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, पास्ट में इस्तेमाल होता है, फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये टेंस के अलावा मॉडल ऑक्सिलरीज में भी V1, V3, V4 इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप बोलते हो ना कि ही माइट गो, he might be going, he might have gone, he might go, he might be going, he might have gone। लेकिन V2 और V5 किसी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि टेंस के अलावा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में तो इस्तेमाल होता ही है, साथ ही साथ टेंस के अलावा ये मॉडल ऑक्सिलरीज में इसका इस्तेमाल है, V1, V3, V4 का। दूसरी चीज, वर्ब के अलावा भी इनका इस्तेमाल है। कभी कभी V4 को हम लोग ऐसा नाउन के जैसा इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ लाफिंग क्या है? वर्ब नहीं है, एक नाउन है। बोलते हैं इट इज अ लाफिंग गैस, तो यहाँ लाफिंग क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। तो इसका इस्तेमाल मल्टीपल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कभी नाउन बन जाता है, कभी वर्ब है, और कभी एडजेक्टिव है। ठीक उसी तरीके से V3 का भी इस्तेमाल मल्टीपल है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, टेंस में, मॉडल ऑक्सिलरीज में। इसके अलावा दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसा ये भी एडजेक्टिव के जैसा फंक्शन में आ जाता है। जैसे बोलते हैं ही इज डिप्रेस्ड, ही इज डिप्रेस्ड, इट इज अ ब्रोकन ट्राइपॉड। कैसा ट्राइपॉड? हर हार्ट इज ब्रोकन, कैसा दिल? समझ गए? तो यहाँ पे क्या है? वर्ब नहीं है। और अगर हम ऐसा कहें he has broken her heart, ऐसा, तो यहाँ पे broken क्या हुआ? क्या हुआ? एक वर्ब हुआ। he has broken, यहाँ वर्ब हुआ। जैसे बोले ना he is disturbing, तो यहाँ disturbing क्या है? वर्ब है। लेकिन अगर बोले he is a disturbing element, he is a disturbing element, ये adjective हुआ ना, बता रहा है कोई कैसा है। क्लियर? डिस्टर्बिंग इन द क्लास इज नॉट गुड, तो यहां डिस्टर्बिंग क्या हो गया? नाउन हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि V1, V3, V4 का मल्टीपल इस्तेमाल है। चीजें क्लियर?
तो अब जैसे मैंने बताया एक कंप्लीट स्टेट, इनकम्प्लीट स्टेट और एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इनडेफिनेट, और उसको हम लोग किससे एक्सप्रेस करेंगे? V1 से। तो यहाँ पे V1 यूज करेंगे, चाहे मैटर अगेन लॉजिकली बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में V1, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी का सेंस है, तो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, V4 का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे भी प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कंप्लीशन का सेंस है, तो V3 का इस्तेमाल किया गया। अब इनके पीछे एक लॉजिक है, जैसे V3 के पहले हैव फैमिली चाहिए एज अ हेल्पिंग वर्ब, इसके पहले भी बी फैमिली चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अभी मैंने यहां बताया था V3 और V4 के पहले मैंडेटरी है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लग सकता है। तो इसके पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? तो आप याद करो वो वर्ब का डिटेल एक्सप्लेनेशन जहां पे आपको एक सेगमेंट को समझाया गया था, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का फंडा ये है कि वो है दरअसल हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सिचुएशनली जरूरत पड़ने पे वो एज अ मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है। और उसमें मेजरली 3 स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। अगेन, टू बी फैमिली, टू हैव फैमिली एंड टू डू फैमिली। टू हैव फैमिली, टू बी फैमिली, बचा क्या? टू डू फैमिली। तो लॉजिकली टू डू फैमिली को यहां यूज करेंगे, और डू फैमिली का प्रेजेंट फॉर्म होता है डू या डज, और इसका पास्ट फॉर्म होता है डिड। दैट्स इट। अब जैसा मैंने बताया कि किसी भी वर्ब का फ्यूचर फॉर्म नहीं होता, तो भाई फ्यूचर को एक्सप्रेस करेंगे कैसे? फ्यूचर में भी तो कुछ बोलना होगा। टेंस दरअसल प्रेजेंट और पास्ट ही होता है, इसको बनाया जाता है। अभी देखिए कैसे बनेगा। जाहिर है कि हम कुछ भी जो बोलेंगे, क्योंकि यहीं तक कंफर्मेशन होता है, टेंस में सर्टेनिटी होता है, एक्शन का भी और टाइम का भी। आप इस स्ट्रक्चर से कोई भी सेंटेंसेस बनाओगे प्रेजेंट से, पास्ट से, उसमें सर्टेनिटी होता है, फ्यूचर में सर्टेनिटी नहीं होता, वहाँ पॉसिबिलिटी होता है। जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ाता हूँ, इसमें कंफर्मेशन है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कंफर्मेशन है, मैं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, कंफर्मेशन है। बात समझ रहे हैं? वो उस कंपनी में 5 साल से जॉब कर रही है, कंफर्मेशन है इसमें, मैंने वहाँ काम किया, कंफर्मेशन है, कब से काम कर रहा था, कंफर्मेशन है। फ्यूचर में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँ मैं 10 तारीख से बायजूस में काम कर रहा हूँगा, इसमें कंफर्मेशन नहीं है, ये महज पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? वो वहाँ काम करेगा, उसको वहाँ जाना चाहिए। कोई सा भी मॉडल ऑक्सिलरीज, आखिर हम लोग फ्यूचर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज की मदद से। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी वर्ब का फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है, तो फ्यूचर को एक्सप्रेस करेंगे कैसे? फ्यूचर में भी तो कुछ बोलना होगा, लिखना होगा, और बिना वर्ब का वो बनेगा नहीं। ग्रामरियन ने वर्ब दिया नहीं है फ्यूचर का, तो फ्यूचर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो सिंपल लॉजिक है, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे, शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी इधर भी इस्तेमाल किया जाएगा, शैल या विल। नेक्स्ट, क्लियर? तो शैल या विल का काम है सिर्फ फ्यूचर को बताना। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बता रहा है टाइम, ये बता रहा है टेंस। टेंस मीन्स के एक्शन, तो एक्शन का कंप्लीशन सेंस, कब? प्रेजेंट में। कंप्लीट स्टेट ऑफ एक्शन कब? पास्ट में। उसी तरीके से काम हो रहा है, कंटिन्यूटी का सेंस कब? प्रेजेंट में। ये टाइम बता रहा है, ये टेंस बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, ये टेंस बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ शैल या विल क्या है? फ्यूचर बता रहा है, तो फ्यूचर में कंप्लीट का सेंस, फ्यूचर में कंटिन्यूटी का सेंस। लॉजिकली तो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अपने अपने रूल है। इसके पहले क्या चाहिए? V4 के पहले बी फैमिली का ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और यहाँ पे V4 के पहले क्या आ जा रहा है? मॉडल ऑक्सिलरीज, तो इसके लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ पे भी V3 के पहले क्या चाहिए? हैव फैमिली, जो कि यहाँ नदारद है, नहीं है, तो अब यहाँ इसके लिए सूटेबल नहीं है। अब होगा क्या? साथ ही साथ एक और चीज़ समझ लीजिए कि मॉडल ऑक्सिलरीज का भी तो प्रिंसिपल है। जैसे इसके पहले जो फिक्स हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसका भी अपना सिद्धांत है, इसके भी अपने उसूल हैं, इसके भी अपने शराइत हैं। देखिए कैसे, जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज जो भी होता है, उसके बाद हमेशा आपको या तो V1 या तो B या तो हैव रखना होता है। आपको ये मॉडल ऑक्सिलरीज में बहुत डिटेल में समझाएंगे कि हर मॉडल वर्ब के बाद जो 13 का 13 मॉडल ऑक्सिलरीज है, उसके जस्ट बाद या तो स्टेट ऑफ एक्शन का बेस फॉर्म, या तो ये बी
या तो हैव, इन तीनों में कुछ ना कुछ एक तो रखना होगा, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा। मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रिंसिपल ये कहता है कि इन तीनों में कोई ना कोई एक दो, और V3 और V4 का प्रिंसिपल ये कहता है कि मेरे पहले या तो हैव फैमिली दो या बी फैमिली दो। तो अब जाहिर है इन दोनों के बीच में जब पैचअप नहीं हो रहा है तो यहाँ किसी तीसरे का एंट्री होगा इन दोनों का पैचअप करवाने के लिए। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म रखेंगे हम लोग? हैव क्यों रखेंगे? ऐसे भी लॉजिकली देख सकते हैं आप, यहाँ पे हैव फैमिली को रखा जा रहा है तो हैव का पेरेंट फॉर्म रख देंगे, ठीक है, हैव का पेरेंट फॉर्म रखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज का कंडीशन क्या है? मेरे बाद या तो V1 या तो B या हैव रख दो, तो यह हैव रखा गया। हैव रखने का फायदा इसके पास 3 ऑप्शन था ना, लेकिन इसके पास तो एक ही ऑप्शन था कि मेरे पहले हैव फैमिली ही चाहिए, तो यहाँ पे ये इसके कंडीशन का भी फुलफिलमेंट कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग भी ये स्वेटेबल है। दूसरी चीज़ यहाँ V4, तो यहाँ V4 है, अभी इसके पहले क्या चाहिए? बी फैमिली, और इसके बाद 3 ऑप्शन है, या तो B या तो V1 या हैव। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? पेरेंट का, B का पेरेंट फॉर्म। अगेन इट्स वेरी लॉजिकल गाइज। हैव फैमिली रख रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब पे हैव का पेरेंट फॉर्म, बी फैमिली रख रहे हैं तो बी का पेरेंट फॉर्म। क्लियर? इसका भी कंडीशन पूरा हो गया और इसके अकॉर्डिंग भी ये सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अगेन यहाँ डू फैमिली को रख रहे हैं तो लॉजिकली समझिए यहाँ हैव फैमिली का पेरेंट फॉर्म या बी फैमिली का पेरेंट फॉर्म और यहाँ डू फैमिली का पेरेंट फॉर्म रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डू को रखेंगे, लेकिन जैसे डू को रखेंगे तो यहाँ V1 ऑलरेडी है, तो डू भी अपने आप में V1 है और V1 डू हो सकता है। और इसका कंडीशन क्या है? शैल या विल का, कि मेरे बाद क्या चाहिए? या तो V1 या तो B या तो हैव, ठीक है। तो यहाँ पे डू है तो डू क्या है? अपने आप में V1 ही है, तो इसलिए यहाँ पे डू को हटा दें। V1 को डू कंसीडर करें या डू को V1 कंसीडर करें, बात बराबर है, क्योंकि V1 V1 एक साथ नहीं आ सकता इंग्लिश। ये समझ पाए? ये चीज़ें क्लियर? अब एक और चीज़ समझ लीजिए, ये है इसका एम्फेटिक स्ट्रक्चर। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। नॉर्मली कुछ कहना है कि जैसे वो स्टडी करता है तो हम ऐसा बोलेंगे ही स्टडीज, वो स्टडी करता ही तो है, थोड़ा एम्फेसाइज करना हो, ठीक है। तो अब कैसा बोलेंगे? ही डज स्टडी। अभी कहाँ डू होता है, कहाँ डज होता है, ये सब इस्तेमाल तो बहुत सिंपल है कि वैसा वर्ब जिसके आखिर में एस होता है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब को रखते हैं। यहाँ पे वही लॉजिक है, सब जगह वही लॉजिक है। लाइकवाइज यहाँ पे भी इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2। तो देखिए ये V2 यहाँ इस्तेमाल हुआ, ये V5 यहाँ इस्तेमाल हुआ, इसके अलावा इंग्लिश में कहीं इसका इस्तेमाल नहीं है। बाकी देखिए V1, V3 और V4 इसका मल्टीपल इस्तेमाल है। वापस से आइए यहाँ पे समझिए, मैंने बताया था मेजरली 2 स्टेट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, और एक तीसरा ऐसा स्टेट होता है जहाँ आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। और अगेन एक ऐसा स्टेट होता है बहुत बैलेंस्ड है, चीज़ों का अगर आप क्रिटिकली एग्जामिन करें तो देखें एक कंप्लीट है एक इनकम्प्लीट है। दूसरी तरफ एक ऐसा सेगमेंट जहाँ डिफाइन नहीं कर सकते कि कंप्लीट है या ये है, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट जो कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है। मतलब ये कहीं ना कहीं इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट भी है कोई एक्शन और इनकम्प्लीट भी है। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूँ मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे बताएं एक्शन का कौन सा स्टेट है? यहाँ कहीं ना कहीं पढ़ाने का काम बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन काम अब भी चल ही रहा है। वो 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो प्रिपरेशन बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब भी चल ही रहा है। इसीलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है अगला सेगमेंट। लेकिन अल्टीमेटली एक्शन जो है वो प्रोग्रेसिव स्टेट में ही होता है, और जब एक्शन अब भी प्रोग्रेसिव स्टेट में है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? V4। अब अगेन चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हम V4 को ही इस्तेमाल करेंगे। और जैसा यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का स्ट्रक्चर में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस का मेन वर्ब इस्तेमाल कर लिए, कॉन्टिन्यूअस का क्या है? मेन वर्ब। और कॉन्टिन्यूअस का ही मेन वर्ब क्यों इस्तेमाल किए? क्योंकि एक्शन अभी भी प्रोग्रेसिव स्टेट में है, तो एक्शन मेन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस का मेन वर्ब यूज कर लिए और
परफेक्ट का क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया गया है? हैज या हैव। पास्ट के लिए हैड, फ्यूचर के लिए शैल या विल के साथ हैव। ठीक है, अब अगेन देखिए, फिर से अगेन एक फंडा आ गया। अब वो ये है, हैज हैव के बाद, जैसे यहां अभी हम लोग देख रहे थे V4 के पहले क्या चाहिए? बी फैमिली। यहां इसके पहले है? नहीं है। तो जैसे इसका अपना शर्त है वैसे इसका भी शर्त होता है। आप पूरे इंग्लिश में कहीं भी उठाकर देख लीजिए, कहीं पे भी अगर हैव फैमिली दिखा और उसके बाद अगर कोई एडिशनल वर्ब आएगा, मेक श्योर कि अगर उसके बाद कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब थर्ड फॉर्म ही होगा। चाहे वो स्टेट ऑफ एक्शन का थर्ड फॉर्म हो, चाहे वो स्टेट ऑफ बीइंग का थर्ड फॉर्म हो, बी का बीन, या V1 का V3, या स्टेट ऑफ पोजेशन हैव का हैड हो। लेकिन अगर हैव फैमिली कहीं दिख रहा है और उसके बाद फिर से कोई वर्ब आएगा तो वो थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए, और एल्स इट विल बी इनकरेक्ट। तो यहाँ पे अगेन इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं, तो अगेन किसी तीसरे का एंट्री होगा पैचअप करवाने के लिए, और यहाँ पे आएगा बीन। और बीन को ही क्यों लाया गया? क्योंकि अगेन इसमें वो खासियत है, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया था, कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो हेल्पिंग वर्ब होता है जो होता हेल्पिंग वर्ब है लेकिन जरूरत पड़ने पे मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे बीन जो है वो इसके लिए मेन वर्ब है और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है। अभी इसको क्या चाहिए था? अपने पहले बी फैमिली, इसका फुलफिलमेंट हो गया। इसके पहले क्या चाहिए था? V3। तो बीन जो होता है वो बी का थर्ड फॉर्म होता है। क्लियर? यहाँ पे भी वही फंडा, बीन, और यहाँ पे भी बीन यूज करें। अब आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मतलब V3। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर, कौन सा कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर? जब हम लोग किसी चीज को, जब कोई काम कॉन्टिन्यूअस मोड में है, पूरे टेंस में देखिए, जब कोई काम कॉन्टिन्यूअस मोड में है तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक ये कॉन्टिन्यूअस और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल लॉजिक ये है कि जब कोई काम एट अ टाइम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। पास्ट में कुछ हो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में कुछ हो रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन उसी कॉन्टिन्यूटी को अगर लेंथ ऑफ टाइम में एक्सप्रेस करेंगे, ड्यूरेशन में एक्सप्रेस करना हो, जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस महज इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है अभी कोई काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो इसको हम लोग लेंथ ऑफ टाइम में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ड्यूरेशन में एक्सप्रेस करें, और जैसे हम ड्यूरेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो हमें इसको एक्सप्रेस करना होगा इस पैटर्न से। जैसे मैं बोलूँ वो उस स्कूल में पढ़ा रही है, तो बस इससे ये पता चल रहा है कि हाँ ये अभी कोई काम, अभी कुछ काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वो 2 साल से पढ़ा रही, तो अभी हो जरूर रहा है लेकिन कब से भाई? पहले से। तो ये लेंथ ऑफ टाइम होगी, ये ड्यूरेशन में चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जहाँ ड्यूरेशन में आया तो हम इससे एक्सप्रेस करेंगे। हम कैसा बोलेंगे? शी हैज़ बीन टीचिंग उस स्कूल में, इन दैट स्कूल 2 साल से, तो फॉर 2 years। अब अगेन यहाँ हमेशा टाइम का जिक्र होगा, और टाइम का जिक्र होगा तो या तो एग्जैक्ट टाइम होगा या फिर एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा, आसान शब्दों में। बाकी टेक्निकल टर्म्स में बहुत है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, एक्सेप्शंस एंड ऑल, बहुत कुछ है। सिंपल लॉजिक यही है कि अगर एग्जैक्ट टाइमिंग मालूम है तो हम सिंस को यूज करेंगे, और अगर एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मालूम है तो फॉर को यूज करेंगे। दैट्स इट। और ये लागू होगा अगेन जो टेंस होता है प्रेजेंट और पास्ट में, फ्यूचर फैब्रिकेटेड टर्म्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करेंगे, लेकिन जहां एग्जैक्ट टाइमिंग होगा वहां पे सिंस ना यूज करते हुए फ्रॉम यूज करेंगे। ठीक है? क्योंकि फ्यूचर में कोई भी चीज निश्चित नहीं होता है, और सिंस अपने साथ एकदम निश्चित टाइमिंग को लेता है, स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइमिंग को लेता है। तो अगेन ये याद रखें कि कोई खास दिन, कोई खास तारीख, कोई खास ईयर, कोई खास मंथ, कोई खास सेंचुरी, स्पेसिफिक सेंचुरी का भी बात करें तो सिंस का इस्तेमाल होगा। जैसे बोले वो लोग 19वीं सदी से यहां बिजनेस कर रहे हैं, तो ये खास स्पेसिफिक सेंचुरी की बात की जा रही है ना, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस या फॉर? सिंस यूज करेंगे। वो 2019 से यूपीएससी की तैयारी कर रही है,
तो ईयर के टर्म्स में वो स्पेसिफिक है, वो मार्च से यहाँ काम कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा यूज़ करेंगे। अब अगेन बोलिए एक सिंपल सा एग्जांपल, ताकि सबको क्लैरिफाई हो जाए, ये चीज़ें क्लियर हो जाए एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर, कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो जाहिर है इससे बोलेंगे कि शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अगर बोलना है कि वो 2021 से यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो कैसा बोलेंगे? शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग। ध्यान दें, शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। कब से भाई? 2021 से, तो सिंस 2021। इसी चीज को बोले वो 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर 2 years। 2 बार फॉर क्यों लगा? एक बार प्रिपेयर के लिए, प्रिपेयर अपने बाद फॉर लेता है, क्योंकि तैयारी हम किसी चीज के लिए करते हैं तो फॉर लगेगा ही, और दूसरे बार जो फॉर लगा वो टाइमिंग के लिए, 2 साल के लिए। समझ रहे? मैडम लिखिए नहीं, ये आप लोग के लिए ही है, ताकि 10 मिनट में रिकॉल कर लेंगे कभी अगर दिक्कत हुआ तो। ये क्लियर? चीज़ें क्लियर? मुझे नहीं लगता कि अब कुछ चीज़ें हैं, ऐसे भी ये समराइज़ करना था, कल तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ा ही चुके थे। डन? बस ये ध्यान में रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ करेंगे। ये प्रेजेंट और पास्ट में लागू होगा। फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम यूज़ करेंगे। जैसे मैं 10 मई से, है ना, मैं 10th of May से उस कंपनी में काम कर रहा हूँगा, तो हम कैसा बोलेंगे? आई विल हैव बीन वर्किंग इन दैट कंपनी। अब यहाँ सिंस नहीं यूज़ करते हुए फ्रॉम यूज़ करेंगे, फ्रॉम 10th of May। हाँ, एक और चीज़ एक्सेप्शंस में याद रखिए कि जो पार्ट्स ऑफ द डे होगा, मॉर्निंग, इवनिंग, ये होता पीरियड ऑफ टाइम है, बावजूद इसके हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग का कोई खास वक्त नहीं है कि जिस वक्त सूर्योदय होता है वही मतलब मॉर्निंग का टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह हम लोग 7 बजे को भी सुबह बोलते हैं, 8 बजे को भी सुबह बोलते हैं, 4 बजे भी सुबह बोलते हैं, और दिन के सुबह 11 बजे ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा खासा एक पीरियड है, फिर भी इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। एक्सेप्शंस में लाइकवाइज इवनिंग के भी साथ वही है। स्टेज ऑफ लाइफ में भी वही चीज़ है। चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड एक स्पेसिफिक ईयर नहीं कंसीडर किया जाता है। 2 महीने में भी बचपना बोलते हैं हम लोग, 2 साल में भी बचपना बोलते हैं, और किसी सोफिस्टिकेटेड फैमिली में देखते हैं कि बंदा 20 साल का हो गया तो भी बता रहे बचपना है, अभी गलती कर सकता है ये। ठीक है, तो वो कोई एक पीरियड ऑफ टाइम है, फिर भी उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। क्लियर?